मेरे फ़ोन की स्टोरेज इशू की वजह से फिर से वीडियो कट गया। यहाँ पर थे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, देखो सुडो फोर्स तो मैंने बता दी कैसे लगती है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पूछे प्लेटफॉर्म फ्रेम से निकालना हो तो आप 10 kg का और 20 kg का दोनों का फ्रिक्शन ऐड करके निकाल सकते हैं। तो 10 kg पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट 150 आगे, तो उसका तो हो जाएगा। लेकिन 20 kg पे हम अब इसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ। फ्रिक्शन फोर्स हालांकि इस पर भी लग रही है, इस पर पीछे और इस पर आगे, तो इसका वर्क डन तो फ्रिक्शन यहाँ पर 20 kg का वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स 0 है, तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स -3000 आ गया। देखो दूसरे मेथड से मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया। एक मेथड से यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने 10 kg का अलग, 20 kg पे अलग और नेट वर्क डन निकाला है। फिर अब यहाँ पर डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम प्लेटफॉर्म फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ये फिर यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि वर्क डन हम लगा तो किसी भी फ्रेम से सकते हैं, लेकिन हमें उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस निकलनी पड़ेंगी। जैसे अब हम यहाँ पर बैठेंगे तो इस पर सुडो फोर्स लगेगा, किराया तो देना ही पड़ेगा। पीछे की तरफ -10 आई कैप, तो उसका वर्क डन -10, डिस्प्लेसमेंट 10 वाले का 150 आगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल जीरो का मतलब कि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में कब जीरो आएगा, 10 सेकेंड्स पे आएगा, क्योंकि वहाँ पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और इनिशियल 30 है। तो यहाँ से मैं इधर साइड ये सब जब सॉल्व करूँगी तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन -3000 फिर से आ गया। तो ये तीसरा मेथड है। यहाँ से ये भी प्रूव होता है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क कैसे भी निकालो फ्रेम इंडिपेंडेंट आता है। देखो अब ये यहाँ पर फ्रिक्शन इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे वहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी के केस में देखा था, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम इंडिपेंडेंट आया था। तो यहाँ पर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया है। तो आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कैसे क्या किया है। अब इसी में मैं आगे का डिस्कस कर लेती हूँ, वो भी इसी पर। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये m1 d1 m2 d2 ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, d1 d2 और m1 बाई m2, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन m1 a1 m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। इन दोनों पे तो हमने काफ़ी सवाल देख लिए थे। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चंस नहीं किए थे, ये रहे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि एक सिस्टम हैज़ 2 मासेस, एक 2 kg और 3 kg, डिस्प्लेसमेंट 2 kg वाले का 10 मीटर आई कैप है और 3 का 15 मीटर आई कैप। तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का कितना होगा, तो m1 d1 m2 d2 अपॉन m1 प्लस m2 से जब सॉल्व करेंगे तो 13 आई कैप आ जाएगा। अब सिस्टम है जिस पे 2 मासेस हैं 2 kg एंड 3 kg। इस बार 2 kg का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आई कैप है और 3 kg का 15 मीटर जे कैप। आपको बस इतना ध्यान रखना है, पे वेक्टरली लिखेंगे d1 d2, ये नहीं ऐसे ही लिख दिए। और क्वेश्चन में कभी कभी मैग्नीट्यूड दे रखा होता है, ऑप्शंस में आई जे कैप यूज़ नहीं करते हैं, तो आप लोग फिर वहाँ पर गलती मत कर दीजिएगा। पता लगा कि ऑप्शन देके और आपको खुद इस ट्राई की बात करनी चाहिए। 2 इंटू 10 आई कैप प्लस 3 इंटू 15 जे कैप अपॉन 2 प्लस 3, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये भी निकल कर आ जाएगा। फिर इसमें लिखा है एक दूसरा क्वेश्चन कि 6 kg ब्लॉक 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट 3 kg का बताना है सो दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन एट रेस्ट। मतलब रिमेन एट रेस्ट का मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 हो। तो यहाँ पर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे। इस केस में यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रखेंगे, तो ये पूरा टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो m1 d1 और प्लस m2 d2 बराबर 0, मतलब मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, मास ऑफ सेकंड ब्लॉक इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ब्लॉक इज इक्वल्स टू 0। तो 6 मीटर वाला
प्लस 5 आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये चला है। 3 का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ से -10 आई कैप निकल कर आ रहा है। फिर देखिए ये कटिंग वाले केस तो हमने देखे थे, ये कट करके। तो इसमें जब स्पेयर की बात होगी तो स्पेयर के टर्म्स में वॉल्यूम में होता है उसका मास ज़्यादा, तो हम इसलिए सिग्मा यूज़ करेंगे। और आपको पता है कि वॉल्यूम में r³ टर्म आता है वॉल्यूम के फॉर्मूले में। तो अगर ये r रेडियस का है, इसका मास m है, तो r/2 का मास m/8 टाइम्स हो जाएगा। ये आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो सर ने फिर उसका सेंटर ऑफ मास लिख के दिखा दिया है। फिर ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 v1 m2 v2 ये मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ब्लॉक p1 प्लस p2 डॉट 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 अपॉन टोटल मास। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा p नेट मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए m1 a1 m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से ये ऊपर एफ नेट आ गया, नीचे m टोटल आ गया। यहाँ से एफ नेट हमारा सिस्टम का आ गया m टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम का ऐसा कुछ टर्म नहीं होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो उसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स का होगा, लेकिन हम एफ नेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एफ नेट के लिए सिस्टम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और पी नेट के लिए भी हम सिस्टम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपका एफ नेट एक्सटर्नल 0 होगा तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो मतलब अगर वो जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब p इनिशियल p फाइनल के बराबर होगा। दोनों तरफ से मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो इफ़ नेट एक्सटर्नल, जैसे हम लिखते थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वही लिखा dp/dt ऑफ सिस्टम। इफ़ नेट एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, मतलब p इनिशियल p फाइनल के बराबर होगी। तो आई थिंक ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये पूरा सीक्वेंस में लिख दिया कि जब एफ नेट एक्सटर्नल 0 होगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मीन्स पी इनिशियल पी फाइनल होगा। और यहाँ से भी एफ नेट एक्सटर्नल 0 तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। तो एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर ये क्वेश्चन है, इसमें ये 10 kg वाला 30 से आ रहा है और ये नीचे 20 kg का प्लेटफॉर्म है, और बाद में इन दोनों की वीव कॉमन वेलोसिटी होगी। तो आपसे बाद वाली इस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच, वो भी इंटरनल का काम कर रहे हैं, तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल होगा। तो वी फाइनल तो हमारी 10 आ जाएगी। अब ए वाला वी वेलोसिटी से ज़रा और बी वाला रेस्ट पे है। अब ये इसमें E इज इक्वल टू 0 है। E इज इक्वल टू 0 इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में था, मतलब ये दोनों चिपक के चल रहे होंगे। अब देखिए ये वैसे मैं कोलिजन आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको भी शो कर दे रही हूँ एक कहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक में E 0 होता है और बाद में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, ये बाद में पढ़ेंगे। तो वही केस यहाँ पर था कि जब ये दोनों स्टिक होके चलेंगे तो ये मास बाद में 2m हो जाएगा इंटू वी डैश वेलोसिटी से, तो वो v/2 आ जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इसके लिए लिखेंगे, इसका 0 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल k मान लीजिए, उसे हमने हाफ mv² को k मान लिया। फाइनल इज इक्वल टू हाफ m, ये 2m दोनों का मास होगा इंटू वी डैश का स्क्वायर, डेट इज़ b/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी mv²/4। तो इसके रिस्पेक्ट में हाफ mv² को k माना तो ये k/2 होगी। काइनेटिक एनर्जी में लॉस देखेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस mv²/4 आया। अब परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो k फाइनल माइनस k इनिशियल अपॉन k इनिशियल इंटू 100
तो इससे 50% लॉस आया। अब दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 2 kg से इधर 2 kg वाला इधर 10 मीटर से जा रही है और 3 kg वाला ऊपर 5 मीटर, ये दोनों स्टिक हो जाएंगे टुगेदर, तो फाइनल मोमेंटम पूछा है। तो 2 × 10 i कैप 3 × 5 j कैप, ये ऊपर की तरफ जा रही है मतलब प्लस की डायरेक्शन में, जे बाई एक्सेस में मतलब 5 × j कैप। तो और दोनों का मास जब चिपक जाएंगे तो 3 और 2 5 5 × वी फाइनल, तो वी फाइनल आ गई हमारी 4 i कैप प्लस 3 j कैप। अब फिर यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी लॉस भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, के फाइनल माइनस के इनिशियल करके परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100 करके, तो यहाँ आप सब निकाल सकते हैं। इस लेक्चर में बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।